स्टैंडर्ड की कंप्लायंस इंश्योर कर सकें, इसके लिए है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टूल। इसका हमने आरएफपी ऑलरेडी निकाल दिया है। 5 जून को बिड सबमिट करने की लास्ट डेट है, फिर उसका टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होगा। दूसरा टूल है डेटा एनालिटिकल टूल। फॉर एग्जांपल आप बैंक ऑडिट करने गए या आपका कोई बड़ा क्लाइंट है, 1 लाख रोज हैं, उसको एनालाइज करना है, या आपने जनरल एंट्री की टेस्टिंग करनी है, सारी एंट्री नहीं ढूंढ सकते लेकिन कुछ कीवर्ड सर्च हमें पता है कि अगर लिखा हो कैश पेड या ब्राइब या एज पर इंस्ट्रक्शन या छुट्टी वाले दिन की एंट्री हो, संडे की एंट्री हो, ऑड आवर्स की एंट्री हो, वो ढूंढनी है, तो उसके लिए हम आपको टूल्स दे सकें। या आपको डुप्लीकेट एम्प्लॉइज ढूंढने हो, डुप्लीकेट परचेज ऑर्डर ढूंढने हो, डुप्लीकेट सेल्स इनवॉइस ढूंढने हो, आपको ये देखना हो कोई वेंडर हमारा एम्प्लॉय तो है कि नहीं, तो उस सब के लिए हम एक डेटा एनालिटिकल टूल का आरएफपी बना रहे हैं जो कि हम अपने मेंबर्स को दे सके। तीसरा, हम एक प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का आरएफपी लेकर आ रहे हैं जिसमें आप अपने सारे क्लाइंट्स की बिलिंग और किस क्लाइंट पे किसने काम किया, कितने घंटे लगाए, कितनी फीस मिली, क्या आपकी कॉस्ट आई, वो सब आप डेटा डाल सकें, टाइम शीट्स डाल सकें, ताकि आपको जॉब कॉस्टिंग और जॉब प्रॉफिटेबिलिटी मिल सके। और चौथा, डिजिटल लाइब्रेरी। आज आप टैक्समैन या टैक्स इंडिया ऑनलाइन या सीसीएच की, हो सकता है इनकम टैक्स केसेस की और जीएसटी केसेस की साइट को सब्सक्राइब करते हो, जिसके लिए आप 10-15 हज़ार रुपए साल देते हैं। ये डिजिटल लाइब्रेरी भी हम इंस्टीट्यूट की साइट से लेके आ रहे हैं, इसका भी हम आरएफपी निकाल रहे हैं कि ये 4 तरह के टूल हम आपको कमिटी फॉर मेंबर इन प्रैक्टिस की तरफ से जो है बना के दे रहे हैं। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने 50 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है ताकि हम अपने मेंबर्स को इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकें। और आप इसकी अगर आप देखेंगे, आज आप अगर ये डेटा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टूल मार्केट में लेने चलते हैं तो करीब करीब आपको डिस्काउंट के बाद जो अच्छे अच्छे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टूल है 1 लाख रुपीज का मिलता है। इसी तरह से डेटा एनालिटिकल टूल भी करीब हमने जो इंस्टीट्यूट ने जो टाई अप आइडिया केसवेयर के साथ किया है वो 50,000 रुपए का टूल है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी 5-6 मेंबर्स की फर्म के लिए अगर आप लेते हैं तो 10 से 15,000 रुपए की कॉस्ट आती है, और डिजिटल लाइब्रेरी की भी 10 से 15,000 की कॉस्ट आती है। तो वर्चुअली जो आप आज 1.5 से 2 लाख रुपए, और मुझे पता है ज्यादातर लोग उसको नहीं खर्च कर रहे हैं, नहीं लिया हुआ है, हम ये बात समझते भी हैं कि पॉसिबल नहीं होता इतनी इन्वेस्टमेंट करना, तो 1.5 से 2 लाख रुपए जो एक फर्म की कॉस्ट आती है, बल्कि उससे ज्यादा कॉस्ट आती है, वो सब हमको आपको इंस्टीट्यूट की साइड से ये 4 आरएफपी निकाल रहे हैं। एक आरएफपी निकल चुका है, अगले 3 आरएफपी अगले 15 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद जो बिड्स आएंगी उनको इवैल्यूएट करके और हम एक डेट निकालेंगे, उस डेट तक अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो वो टूल्स आपको फ्री मिलेंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको पेमेंट करनी होगी, लेकिन वो सफिशिएंट टाइम होगा। और हमारे पास 1 लाख एप्लीकेशन भी आ गई तो भी सबको फ्री देंगे, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कौन कौन उनको यूज करना चाहता है। तो इसी के लिए हम एक वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस निकालेंगे। हमें ये भी पता चल जाए कि कितने लाइसेंसेज हमें लेने हैं, तो वो जल्दी ही हम एक रजिस्ट्रेशन की डेट निकालेंगे। आप जरूर उसको अपने मेंबर्स को पॉपुलराइज करना। जो भी उस डेट तक रजिस्टर करेगा उसको वो टूल्स जब भी आएंगे, हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी आए, लेकिन आरएफपी में भी हमें लीगली 21 दिन का टाइम देना पड़ता है, और उसके बाद उसका टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होता है। तो जून एंड तक वो काम शुरू हो पाएगा, उसके बाद 2-3-4-5 महीने जो भी लगेंगे, बाकी उसके बियॉन्ड वो टाइम नहीं लगेगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अपनी ऑडिट फॉर्म्स की कैपेसिटी बिल्ड करने की। इसी तरह से हम बहुत सारी आपको वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप न्यू इंडिया का मेडिकल इंश्योरेंस देखेंगे, देखिए सीए बेनेवोलेंट फंड जो है ना, वो एक मजबूरी वाला टूल है। मैं समझता हूँ कि 1.5 लाख रुपए देके या 15,000 रुपए महीना पेंशन देके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली का कुछ नहीं होने वाला। आप बेटर है आप मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए और टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस है ना, तो अगर किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में, तो वो जो पैसा आपकी फैमिली के काम आ सकता है, सीएबीएफ का 1.5 लाख रुपया या 10-15 हज़ार रुपए महीने की पेंशन उतनी काम नहीं आ सकती। तो हमने मेडिकल इंश्योरेंस की तो बहुत ही अच्छी स्कीम न्यू इंडिया के साथ निकाली हुई है, उसमें और हम एनहांसमेंट करने जा रहे हैं सुपर टॉपअप के माध्यम से। इसी तरह से प्रोफेशनल इंडेमिनिटी इंश्योरेंस है। बुक्स पे हमने भारत ला हाउस की, डॉक्टर गिरीश आहूजा की बुक्स पे काफी अच्छा हमने डिस्काउंट नेगोशिएट किया उनके पब्लिशर्स के साथ। हमने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से नेगोशिएट किया, जो उनके एम्प्लॉयज को डिस्काउंट मिलता है, आपको मोबाइल पे, उनके कंप्यूटर्स पे, उनके जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं सब पे आपको वही डिस्काउंट मिलेगा। आपको लॉग इन करना है अपने मेंबरशिप नंबर के साथ, वो वैलिडेट होगा और उसकी होम डिलीवरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो ये सब हमने एग्रीमेंट किया, और कुछ और एग्रीमेंट्स भी हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ हमारा एग्रीमेंट है।
तो ये जितना आप इसको यूज कर सकें आप प्लीज उनको यूज कीजिएगा। आज इंस्टीट्यूट की साइड से डिजिटल एनेबलमेंट प्लस वेलफेयर स्कीम्स दोनों पे काफी सिग्निफिकेंट फोकस है। और जो मेंबर्स की डिमांड रही है कि हम CABF को स्ट्रेंथन करें, मैं आपको बताऊं इंस्टीट्यूट के रिजर्व से CABF को ट्रांसफर करने में एक लीगल इशू है। लीगल ओपिनियन तो फिर भी ले लिया, लेकिन एक टैक्स इशू है कि अगर हमने फंड वहां से ट्रांसफर किए तो क्या इंस्टीट्यूट की सारी इनकम पे टैक्स लग जाएगा। उस इशू को हम एग्जामिन कर रहे हैं और वो इशू रिजॉल्व होते ही हम जो है इसको CABF को स्ट्रेंथन करेंगे ताकि मेंबर्स को और ज्यादा फैसिलिटी दी जाए। सारी काउंसिल इस चीज के फेवर में है और पिछले 2 सालों में भी इसको किया गया है, लेकिन वो टैक्सेशन का हमें अप्रूवल अभी नहीं मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे हमने चाहे वो टेक्निकल स्ट्रेंथनिंग हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू, जितने पब्लिकेशन लेकर आए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कराए हुए 20-20 मिनट का, हर स्टैंडर्ड पे 20-20 मिनट का वीडियो लेक्चर है जो आज डिजिटल लर्निंग हब पे अवेलेबल है, जिसके लिए आपको 10 स्ट्रक्चर्ड CP आवर्स भी मिलते हैं। हर स्टैंडर्ड के बाद 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर करने हैं। अगर आपके 7 या उससे ज्यादा क्वेश्चन ठीक होते हैं तो वो आप उसमें पास माने जाएंगे। तो ये इस तरह से 10 स्ट्रक्चर्ड CP आवर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप वहां से सीख सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ओवरव्यू की बुकलेट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर चेकलिस्ट की बुकलेट है, और इसमें जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टूल में हम सैंपल डिस्क्लोजर्स भी लेकर आएंगे। इसी तरह से आज इंड AS अगर आप यूज करते हैं तो उसके वीडियो लेक्चर सारे होस्टेड है, उसके ओवरव्यू की बुकलेट है। इसी तरह से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की हैं, कोड ऑफ एथिक्स की हैं। अगर आज आप पब्लिकेशंस देखेंगे इंस्टीट्यूट के और वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो इतने हैं कि अगर आप पूरा साल भी पढ़ते रहेंगे तो खत्म नहीं होंगे। आपको अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चूज करना है। और आप जिस भी आज के दिन वेबिनार ऑर्गेनाइज करना कोई भी इशू नहीं है, ना तो पैसे लगते हैं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती। और ये तो फैक्ट है, अब वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द डे। जो एस्टिमेट्स हैं कि कोविड जो है जून 2022 से पहले नहीं जाने वाला है, मतलब यानी कि 1 साल 1 महीना तो और इसका मिनिमम ऐसा लग रहा है एक्सपेक्टेड है। जो एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट्स हैं अभी चला जाएगा फिर आ जाएगा। तो इस तरह से जब तक सब फुली वैक्सीनेट नहीं हो जाते पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, तब तक ये रहने वाला है किसी न किसी फॉर्म में। तो ये अपने आप को सीखना ही पड़ेगा हम सबको, और रिमोट वर्किंग भी सीखनी पड़ेगी और खुद से मतलब डिजिटल के देखिए व्हाट्सएप एक 80 साल वाला भी आदमी जो है चलाता ही है ना व्हाट्सएप। 53 करोड़ यूजर हैं व्हाट्सएप के। तो सिमिलरली डिजिटल वर्किंग को हमें अडॉप्ट करना ही होगा। इससे हमारी कॉस्ट भी कम आएगी और हम इंटरनेशनल काम भी ले सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूरोप का काम है, उसका अकाउंटिंग का काम है जो आप यहाँ से बैठ के कर सकते हैं। आज कई फर्म्स ऐसी हैं जो साउथ अफ्रीका का काम भी यहाँ से कर रही हैं, यूरोप का काम भी यहाँ से कर रही हैं। तो सर्टेनली यू कैन डू दैट वर्क फ्रॉम इंडिया। और अगर बाहर की मैं आपको कॉस्टिंग और इंडिया की कॉस्टिंग की बताऊं, फॉर एग्जाम्पल US में जो ऑडिट कॉस्ट है नॉर्मली पर आवर $200 होती है और इंडिया में वही $20 है। तो नेचुरली हमें कॉस्ट एडवांटेज है, उसके कारण इट इज मच इजियर टू डू द कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज। और क्योंकि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करना आ गया तो वी मस्ट टेक एवरी पॉसिबल एफर्ट इन दैट रिगार्ड। तो आप ब्रांच के साथ मिलके, ब्रांच हमसे हेल्प ले, जो हेल्प चाहिए वो करने को तैयार है, बट अपने आप को इक्विप करें। हम कोशिश कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी बात करने की, या अगर आप D63 मैं कहूँगा जैसे हम जूम वगैरह पे जाते हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का D365 लेते हैं जो कि शायद 5 यूजर का लाइसेंस Amazon पे पूरे साल का सिर्फ 4800 रुपीज के करीब में मिलता है। यानी कि पर पर्सन पर एम्प्लॉय पर ईयर कॉस्ट आपको सिर्फ 1000 रुपए साल की आती है, महीने की नहीं, 1000 रुपए साल की आती है। इसमें आपको पूरा MS ऑफिस का ऑथराइज लाइसेंस मिलता है, आपको टीम्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की एक्सेस मिलती है जो कि जूम से भी ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। 10,000 लोग तक उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस तरह के वेबिनार्स कर सकते हैं, आपको क्लाउड स्टोरेज भी मिलती है। तो 1000 रुपए साल में अगर एक एम्प्लॉय का आपको पूरा रिमोट वर्किंग का पैकेज मिल गया तो उससे सस्ता, और माइक्रोसॉफ्ट के सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल गए जो भी D365 में है डायनामिक, तो वो सबकी एक्सेस मिल गई। तो आज रिमोट वर्किंग जो है बहुत ही इजी है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लाउड पे रख सकते हैं, आपकी टीम्स उनको शेयर कर सकती हैं, देख सकती हैं, फाइल्स पे काम कर सकती हैं। तो आज टेक्नोलॉजी काफी अवेलेबिलिटी है और काफी सस्ती भी हो गई है, और इवन इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन वो कोई इशू नहीं रहे। तो इन सबको हम अडॉप्ट करें
और जहां भी आपको अकाउंट, देखिए मेरे पास अभी 3 कमेटीज, 4 कमेटी हैं इस बार, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कमेटी फॉर मेंबर इन प्रैक्टिस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड कमेटी फॉर मेंबर इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड पब्लिक सर्विस। तो ये 4 का तो डायरेक्टली, और बाकी कमेटी में भी किसी में भी कोई हेल्प चाहिए तो हम हमेशा अवेलेबल हैं। मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बोलना बड़ा अच्छा लगता है, बट आज आलोक को बुलाया हुआ है तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। मेरा तो एरिया ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस है, बाकी एरिया तो बाद में मैंने किए हैं डेवलप। लेकिन मेरा एक मैसेजिंग जो यही था कि ह्यूमैनिटी इस टाइम सबसे ऊपर होनी चाहिए हमारे एजेंडा पे, और सेकेंडली फिर अपना टेक्निकल अपग्रेडेशन, और तीसरी चीज रिमोट वर्किंग। ये अगर मैं कहूँ कि आज की नीड है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना वो बहुत जरूरी है, अपने आप को इंश्योर करना कि हमें कोविड ना हो, और अगर हो तो वी आर क्विकली एबल टू ओवरकम इट। तो यही मेरा मैसेज रहेगा, एंड आई वुड वंस अगेन थैंक द पानीपत, thank the Sonipat branch for giving me an opportunity to be among you, although virtually, but probably virtual is the need of the hour. And from our side, from tomorrow or day after tomorrow, we'll start this ambulance service also, which will be available to Sonipat, Panipat, and Karnal. Thank you very much. Over Sure, to sir. you. Thank you so much. Thank you so much, sir. It is really a great pleasure for us to have you here. Now, we are having CA Alok Garg ji. So he'll be enlightening us on practical application of AS 7, 9, and 10, and also enlightening us on other aspects relating to accounting standard. So I would also uh, like to introduce CA Alok Garg ji. So he's a speaker who has delivered more than 500 lectures. In fact, he has also delivered some of his lectures in his overseas deliberation, like in Dubai, Nepal, and on various other platforms in various universities, committees, branches, study circles. So, fortunately, he has delivered his deliberation in all the areas, all the zones of ICIB, 10IR, CCIR, CEIRC. He has also been visiting faculty member of ICI for certificate course on NDAS. He is also visiting faculty of University of Delhi and University of Udaipur for diploma in IFRS. He has been special invitee to Accounting Standard Board of ICI for financial year 1920 and 2021. He has been special invitee for boards of studies of ICI for various initiatives on financial reporting. So, so it is a matter of proud for us, and we are fortunate enough to have a speaker like him who has authored multiple books. In fact, he has recently authored a comprehensive book on Ind AS. Name is Treatise on Ind AS, explained with practical example and MCQs. He's having more than 30 years of experience, and presently he is working as general manager finance and heading financial reporting consolidation FNA on Bharti Infratel. So without taking so much time, and members are eagerly waiting for his deliberation, I would like to hand over stage to C. Alok Garg ji. So over to you, C. Alok Garg ji. We are eager to uh, listen your views on practical aspects of accounting standards. Thank you so much. Thank you, Pankaj Bhai, for the introduction. And I would say that Sanjeev Singhal ji is one who has shown trust on me in my initial days. So it was around 5-6 years back when I was, launching myself for, speaking on Ind AS or IFRS or accounting standard. So he was the one who has given me the opportunity. So of course, till now he is holding my hands. But yes, so it was my, so opening is very critical and opening is very important. And he has given me that kind of opportunity. So thank you, Sanjeev sir. And I can also say that, so I have read that when authority takes the responsibility, then results will always be there. So Sanjeev Singhal ji is authority in the field of accounting standard, auditing standard, in the field of Ind AS and IFRS. And he is taking responsibility in terms of being in ASB as a vice chairman. And we all are seeing the results, which, the initiatives which have come out in the last 1 year. So thank you, sir. And thank you, Sonipat branch. Thank you, Saras ji, Pankaj ji, for giving me the opportunity. And I would like to thank you all the participants
who are joining this session, so on a virtual mode. So first of all, I would like to say, so what should be the mode of communication? Should I completely speak in English or English or Hindi? I think participants are from all across India. So Sarasji, what would be the correct mode of communication? Okay, English. Okay, that's great. So first of all, I would like to say that this accounting standard topic, so very dangerous topic from the member side. So very sometimes members say that it is a very boring topic, but we would like to discuss some of the practical aspects of these accounting standard and AS7, AS9, AS10. And let me tell you, these three standards are very important standard. So AS7 and AS9, these two standard talks about revenue recognition. So revenue is the top line of any company. अगर company में revenue नहीं है तो company नहीं है. I can say that. So revenue तो अगर कोई भी company है revenue होगा ही होगा. Top line should be there. So revenue is the blood of any business. So these two standard talks about revenue, and hence these two standards are very critical standard, very important standard. Then coming to the second standard, or I would say second set of standard, which is AS10. AS10 is on accounting for fixed assets, which is property, plant and equipment. So अगर मैं AS10 की बात करूं, तो from the balance sheet of a Panwala to the balance sheet of a Pan India industrialist, so you can see the fixed assets, you can see the property, plant and equipment in everyone's balance sheet, in every balance sheet. So from that aspect, AS10 is very important, very critical to understand, very important to learn. And why to learn the accounting standard? But at times, when I'm taking the sessions in the branches, so most of the times when I'm taking sessions on remote area branches, or let's say category B or category C cities, so people are not giving enough weightage to the accounting standard. So let me tell you, these accounting standards are very important. Why? If you are on an auditor side, you have to comment on the true and fairness of the financial statement. If you are on the management side, so you have to ensure that whether financial statement are reflecting true and fair picture or not. मतलब अगर आप इंडस्ट्री में हो, आप बैलेंस शीट बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, even in that case you have to ensure that balance sheet, that P&L, that financial statement should reflect true and fair picture. और अगर आप एज अ ऑडिटर एक्ट कर रहे हो, even in that case you have to give an opinion, you have to give an opinion whether the financial statements are reflecting true and fair picture or not. Now the question comes in, as an auditor, how can I ensure that financial statements are reflecting true and fair picture? As a management, how can I ensure that yes, my financial statements are reflecting true and fair picture? Can anyone throw some light on this? Can anyone throw some light on this through chat box? That how can you say that the financial statements are reflecting true and fair view? Okay. So audit, Mohit is saying audit. So Mahashankar Prasad has given a very good point. It's comply with accounting standard. Gopal Subramaniam is saying proper compliance and usage. Yes, you are right. So it is a rebuttable presumption. If you are applying accounting standard, it means your financial statements are reflecting true and fair view. I can take one example. For example, so I just 1 month ago I was discussing with a midterm practitioner chartered accountant. So he was suggesting his client. So client wants to apply the LIFO method of inventory valuation. So while doing an inventory valuation, there were two methods. Either you have to apply weighted average method या फिर FIFO method. But client wants to just to inflate the profit. Client wants to apply the LIFO method of inventory valuation, last in first out. So LIFO method of inventory valuation is prohibited in accounting standard, in Ind AS, in IFRS. It is only allowed in US GAAP. So the chartered accountant who is an auditor of the company has suggested, okay, you can go ahead with the LIFO method of inventory valuation, but this needs a disclosure in the notes to accounts. सीए ने क्या सजेस्ट किया? सीए ने सजेस्ट किया, ठीक है भाई साहब, आप क्या करो, LIFO मेथड अप्लाई कर लो, लेकिन LIFO मेथड अप्लाई अगर आप करोगे तो आपको क्या करना होगा? You have to give a disclosure in the notes to accounts. So my dear friends, let me tell you, the mere disclosure in the notes to accounts cannot reflect your financial on a true and fair view. This will not.
allow you to use a wrong accounting policy, and this is incorrect. This is in non-compliance with accounting standard 1. Okay, so mere disclosure of a wrong accounting policy does not give you a remedy to apply a wrong accounting policy, and hence it is very important to understand what is there in accounting standard, how this accounting standard has to apply it, and how these accounting standards are impacting the true and fairness of the financial statement. So let me take you through with the accounting standard 9 first, which is a accounting standard on revenue recognition. The second one is, of course, accounting standard 7, which I'll talk on the revenue recognition of construction contracts. So it is more from the contractor perspective. Then I'll discuss accounting standard 10, property, plant and equipment. So I have 1 hour and 25 minutes in my hand, and I'll try to discuss the important aspect of these 3 standards. So coming to AS9 revenue recognition, of course, this standard talks about how to report the revenue in the profit and loss account of an entity. In this particular standard, we will discuss what is the meaning of revenue. We'll discuss what is the triggering point of recognizing a revenue in the P&L account of a company. हम किसी कंपनी की किसी एंटिटी के P&L में रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, और हम बात करेंगे हाउ दिस रेवेन्यू हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन टर्म्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज एंड इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स. हम इन 3 चीजों की बात यहाँ पे करेंगे. So coming to the scope part, this AS9 is important. This AS9 is mandatory for all the entities, and this standard is applicable for recognition of revenue in the P&L of the entity, and it applies to the recognition of revenue arising from the course of ordinary activities of the entity, from sale of goods, sale of services, and use of entities assets yielding interest, royalty and dividend. अगर किसी एंटिटी ने पैसा बैंक में जमा किया है in terms of fixed deposit, तो उस पे इंटरेस्ट आएगा. उस इंटरेस्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी? सो इट इज क्लियर्ड बाय AS9. अगर किसी एंटिटी ने अपना कोई कॉपीराइट दिया है, उस पे रॉयल्टी आ रही है, उस रॉयल्टी की अकाउंटिंग कैसे होगी? सो इट इज गिवन बाय AS9. एंड इफ एन एंटिटी हैज इन्वेस्टेड इन अनदर एंटिटी and the entity is getting some dividend, then how this has to be accounted for? It is given under AS9. Okay, yeah. So AS7 will come after AS9, and AS7 is for construction contracts. So one of the participant is asking where is the AS7? So it will come after 20-25 minutes. Don't worry. So this standard does not deal with the revenue arising from construction contract. Why? Because there is a separate standard which talks about the recognition of revenue from the construction contract. Hire purchase lease agreement. There is a separate standard AS19 which talks about the lease agreement. Insurance contract. There is a separate guidance note which talks about the recognition of revenue in terms of insurance contract. Then your government grant and similar subsidies. So there is AS12 which talks about how to account for the revenue which is accruing from the government grants. So some items are excluded from the definition of revenue. For example, if you are selling your fixed asset and you are getting a gain on the fixed asset, or you are revaluing your fixed asset and you are getting a revaluation surplus, so this is not within the AS9. This is covered under AS10. Okay. So if there is a change in the value of investment, so that change in the value of investment is covered under AS13. It is not covered under AS9. If there is change in the assets and liabilities due to the foreign exchange fluctuation, so this change, for example, there is an unrealized exchange gain, unrealized gain. So this change, this exchange gain or exchange loss has to be covered under AS11. So these kind of items are not covered under AS9. What is the meaning of revenue? So revenue means anything which you are receiving in cash. It is the gross inflow of cash. So anything which you are receiving in cash, gross inflow. Okay, it is not net revenue, it is gross inflow. Receivables. So first of all, it is cash. Sometimes you are not realizing the cash, but the cash will come later on. For example, you are selling goods on credit. So receivables or other consideration arising in the course of ordinary activity. Ordinary activity of the entity is an important word. Ordinary activity of the entity from the sale of goods, from sale of services, and from the use by others of entity resources yielding interest, royalties, and dividends. So I would like to ask one question here. What is the difference between revenue and income? Which is the larger word?
revenue is the larger word or income is the larger word? I would appreciate the inputs on the chat box. Okay. So most of the participants are saying revenue is the larger word, and two, three participants are saying income is the larger word. Okay. Income as it includes other income as well. Dinesh is saying income as it includes other income as well. Yes. When you look at the schedule 3, I'm assuming everyone has seen the schedule 3. What is schedule 3? Schedule 3 is a schedule which is given by the Companies Act for the preparation and presentation of financial statement. So when you look at schedule 3, it talks about revenue from operation. It talks about other income. Then it talks about total income. Then it talks about total income. So it means income is a larger word which includes revenue, For example, profit on sale of fixed asset. So profit on sale of fixed asset could not be your revenue. We have seen that. This item has to be excluded from the definition of revenue. So profit on sale of fixed asset is not a revenue, but it is a income. It is a other income. It is a gain. It is a other income. And the total of revenue plus other income is equal to total income. So income is a larger word, my dear friends. I hope this is okay. Sir, you have told that revenue is the gross inflow of cash. Revenue is the gross inflow of receivables. So what will happen in terms of a agency, in terms of a principal and agent relationship? For example, I am a Make My Trip and I am booking on behalf of Indigo. So when you book the tickets on Make My Trip, okay, so you have seen that Make My Trip will charge a convenience fee. Am I right? For example, you are booking a ticket from Delhi to Mumbai. The cost of the ticket is 5,000 rupees and Make My Trip is charging 250 rupees as a convenience fee. So what is the revenue for Make My Trip? Is it 5,250 rupees or only 250 rupees? Please answer on the chat box. So most of the participants are saying it's a 250 rupees, except one or two chartered accountants who are saying 5,250 rupees. Yes, you're right. In case of an agency relationship, it is a net amount. And for Make My Trip is just working as a platform, or Make My Trip is facilitating for arranging the tickets between a airline company and a ultimate user. Okay. So in return of that, Make My Trip is getting some commission. Okay. So commission is a revenue. Commission is a top line for these kind of entity who is working as an agent on behalf of another company. Okay. So in an agency relationship, the revenue is the amount of commission, not the gross inflow of cash, receivable, or other consideration. Okay. Revenue recognition criteria. So far we understood what is revenue. So far we understood what is meant by revenue, income, and total income. So far we understood what is included, what is not included in the definition of revenue. Now we will discuss what is the revenue recognition criteria. So coming to the revenue recognition criteria, for example, sale of goods. Revenue will be recognized when all the following conditions are satisfied. Significant risk and reward of ownership of the goods are transferred to the buyer. I'll give an example. Mr. Saras Jain, सरस जी को उनकी वाइफ ने बोला कि भाई साहब मुझे टीवी चाहिए, नॉट भाई साहब, उन्होंने बोला कि मिस्टर जैन मुझे टीवी चाहिए. He went to a electronic shop. वो वहां गए and he told to the shopkeeper that I want a Samsung TV 50 inch. Shopkeeper told him that Mr. Saras Jain, just forget about Samsung TV. हमारे पास एक नया ब्रांड आया है, सोनी का एक नया मॉडल आया है, आप इसको ट्राई करके देखिए. सरस जी ने कहा नहीं, मेरी वाइफ ने तो बोला है कि मुझे सैमसंग टीवी ला के देना, सो आई वांट सैमसंग टीवी. बट द शॉपकीपर सेज just take this Sony TV and you will enjoy the features of this particular TV. And let me tell you, अगर आपको 7 दिन तक ये टीवी अच्छा ना लगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इंटरनल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम, तो आप ये टीवी मुझे वापस दे देना और मैं आपको पैसे रिफंड कर दूंगा. नहीं तो मैडम ने कहा है कि सैमसंग का टीवी चाहिए, वो भी दे दूंगा. सो माय क्वेश्चन इज,
Sarasji went to buy the Samsung TV. He took the Sony TV at home, and for the 7 days, this TV belongs to the shopkeeper. क्योंकि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है, नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं है, मैं इस टीवी को वापस उठा के दुकान पे दे आऊंगा. So he is not feeling that TV as his own TV. छठे दिन पे क्या हुआ, 6th डे पे उस टीवी में कोई प्रॉब्लम आ गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, and there was a problem in the TV. And he was happy. उनका टीवी खराब हो गया and he was happy. Why he was happy? क्योंकि शॉपकीपर ने बोला था 7 दिन आप इसको ट्राई करो, जो भी प्रॉब्लम होगी, so that is mine. Now my question to you guys, कि जो सोनीपत में टीवी वाला था और सरस जी जिसको 50-60 हजार रुपए देकर आए हैं, क्या वो रेवेन्यू उस दिन उसने रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया? सेल ऑफ गुड्स इज देयर. सो वेदर दैट फेलो हैज रिकॉग्नाइज्ड the revenue from sale of Sony TV on that day when Mr. Saras Jain took the TV to his home. Yes or no? Saras ji, क्या बोलते हो आप? No. Why? Because the significant risk and reward, जो रिस्क था वो तो इनके पास आया ही नहीं, वो तो 7 दिन तक शॉपकीपर लेके बैठा है. So in that case, that shopkeeper cannot recognize the revenue from sale of Sony TV till the date when this 7 days will be expired. तब क्या होता अगर 5वें दिन सरस जी कहते कि थैंक यू भाई साहब, आप डिनर पे आ जाओ, आपने बहुत अच्छा टीवी दिया और मैडम बहुत खुश हैं, तब क्या होता? In that case, the risk and reward has been transferred when Mr. Saras Jain has approved the TV. इन्होंने फोन करके बोला ठीक है, okay. So in that case, on the 5th day, when he has communicated to the shopkeeper, that shopkeeper can recognize the revenue from the sale of TV. Why? Because the risk and reward has significantly been transferred. Is it okay? So the first condition for sale of goods is whether significant risk and reward of ownership of the goods are transferred to the buyer. So let me look at the chat box. There are a lot of inputs from the participants. So Mohit is asking what to do if it has been sold on 31st March. So Mohit, सरस जी 30 मार्च को गए, उन्होंने टीवी लिया, 7 दिन का टाइम है, उन्होंने पैसा दे दिया, शॉपकीपर क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर लेगा, उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. कब तक वेट करेगा? 6 अप्रैल तक. 6 अप्रैल तक अगर भाई साहब ने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो 6 अप्रैल को उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा. व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री? अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू इन द P&L. एज सिंपल एज. Okay. Seller retains no effective control over the goods sold. What was the second condition? Seller retains no effective control over the goods sold. जो माल बेच चुका है सेलर का उस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा. Okay. Third condition, no significant uncertainty exists regarding collectibility of consideration. Regarding collectibility of consideration. एक कंपनी ऑलरेडी एनसीएलटी में है, द कंपनी इज फेसिंग अ फाइनेंशियल क्रंच, ऑलरेडी प्रॉब्लम है कैश की, वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रही, और इस शॉपकीपर ने एक टीवी उस कंपनी को बेच दिया, क्रेडिट पे बेचा है, बेच दिया. सो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड. आंसर इज यस. सेलर रिटेन्स नो इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गुड्स सोल्ड. आंसर इज यस. बट whether no significant uncertainty exists, answer is significant uncertainty exists regarding collectibility of consideration. Why? Because the company, the buyer, is already running into cash crunch. So in this case, we can say that the significant uncertainty exists with respect to collection, and hence the revenue will not be recognized. Okay. But sir, क्या होगा अगर वो बैंक गारंटी दे गया तो? When we are doing business, so there are a lot of business which has been involved with a security of bank guarantee. हम वेंडर को बैंक गारंटी देते हैं, वेंडर हमें बैंक गारंटी देता है, तो क्या होगा? In that case, we can say that significant uncertainty does not exist, and hence revenue can be recognized. At the time of performance, it is not unreasonable to expect ultimate collection. जब उस शॉपकीपर ने माल बेचा, क्या अनरीजनेबल था उस टाइम पे कलेक्शन एक्सपेक्ट करना? आंसर इज नो. इन दैट केस द रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड.
So revenue from the sale of goods can be recognized when 4 conditions will be satisfied. Significant risk and reward should have been transferred. No effective control should be there. No significant uncertainty exists with respect to collection. And the fourth one is, it is unreasonable. If it is not reasonable to expect ultimate collection, then it will not be recognized. But if it is reasonable to expect the ultimate collection, then it is okay. I hope everyone is good so far. Okay. So please let me know if it is good so far. Are you guys comfortable? Am I clear and loud? Are you able to understand? That's great. Thank you so much. So generally, significant risk and reward should be transferred when the legal title have been transferred in India or when the possession of the goods are there. For example, आप बहुत सारी सोसाइटी देखोगे, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, जहां पर मेरा फ्लैट है, वहां पर OC is not there, occupancy certificate is not there, but the possession has been given by the builder. So in that case, by way of a possession of goods, I can say that the risk and reward has been transferred in my name. So coming to some situation for the revenue recognition, I think you all are dealing with the Flipkart, Amazon at this particular time, Grofers. So for example, आपने Amazon से कोई कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया, पंकज जी ने Amazon से एक मोबाइल ऑर्डर किया और उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया, 15,000 का मोबाइल है, जब उनके घर पे आएगा तो पंकज जी विल पे अ कैश ऑफ 15,000 रुपीज. नाउ माय क्वेश्चन इज, Amazon या जो वेंडर होगा वो इसका रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा? फॉर एग्जांपल, मिस्टर पंकज गोयल has booked a mobile on, let's say, 20th of April on a cash on delivery mode, and the mobile has been received by Mr. Pankaj Goyal on 15th of May after, let's say, 25 days, and he has paid cash to the delivery boy. So my question is, when the revenue has to be recognized, is it on 20th April or 15th May? Okay, so '15th May. So most of the participants are saying 15th May. Okay, but few are saying 20th April. Okay, so I'll go by the larger audience. 15th May is the right answer. So in case of cash on delivery, the revenue has to be recognized when the cash has been received. Okay. So first situation, when delivery is delayed at buyer's request and ownership has been transferred to the buyer, whether revenue has to be recognized or not, the revenue has to be recognized. For example, I have ordered a machine. So the machine was about to deliver to me, but I have a phone call to the vendor, and I told him कि अभी मेरी फैक्ट्री में जगह नहीं है, आप इस मशीन को 15 दिन के बाद भेजना. In this case, when this delivery is delayed due to buyer's request, in this case, the revenue can be recognized by the seller. Second example, unless the installation is very simple. For example, Pankaj ji has purchased a machinery from China. वो जो मशीन चाइना से आई, उसके लिए इंजीनियर भी चाइना से आएगा इंस्टॉल करने के लिए. So जब तक वो इंस्टॉलेशन नहीं होगी, और वो इंस्टॉलेशन सिंपल नहीं है, the installation is not that simple. So the installation will take time and it has to go through a huge complex process. So the installation is not simple. Now the question arises, the machine has been delivered, but the installation has not been happened, which is a part of the sale of machine. तो क्या वो वेंडर H पर AS9 revenue recognize कर सकता है या नहीं कर सकता है? Whether the revenue has to be recognized or not recognized. चाइना को छोड़ देते हैं, मुंबई से सोनीपत की बात कर लेते हैं कि सोनीपत में मशीन मंगवाई मुंबई से, और इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है बड़ा कॉम्प्लेक्स है. इंजीनियर भी मुंबई से आएगा, इंजीनियर उस कंपनी का ही आएगा. So whether that Mumbai company will recognize revenue till the time the installation will complete? Answer is no. The company cannot recognize a revenue till the time when the installation will be completed. So let me see the chat box. Yeah.
not recognized. Umesh is right, it has to be recognized after installation. So I would request to all the participants that please keep on mute. In case of sale on approval basis, अगर आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे माल खरीदा है, फॉर एग्जांपल अमेज़न ने अगर माल बेचा है 15 दिन के सेल और रिटर्न बेसिस पे, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? ऑन द डे द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड or after the expiry of 15 days. It has to be recognized after the expiry of 15 days. या तो कस्टमर अपना अप्रूवल दे दे when the customer should have accepted that yes, these goods are right and I'm enjoying the fruits of these goods, और जब वो 15 दिन खत्म हो जाए. So in that case, if the goods are sold on a sale on returnable basis, the revenue has to be recognized either when the customer approved the goods or the time period for approval has been expired. Next situation, in terms of consignment sale. In terms of consignment sale, the revenue will not be recognized until and unless the goods have been sold to the third party. In case of cash on delivery, the revenue should not have been recognized when the goods have been delivered and the cash have been received. In case of sale or repurchase agreement, for example, sale and leaseback transaction kind of stuff, the revenue should not be recognized and it will be treated as a finance income as per AS 19, sale and leaseback transaction. In case of subscription and publications, the revenue shall be deferred and recognized on a straight line basis. For example, सरस जी ने बोला कि भाई मुझे 4 एडवर्टीजमेंट कराने हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने 1 लाख रुपए दे दिए और 31 मार्च तक टाइम्स ऑफ इंडिया ने सिर्फ 2 ही एडवर्टीजमेंट पब्लिश किए. सो रेवेन्यू शुड हैव रिकॉग्नाइज्ड टू द ट्यून ऑफ 50,000 और 1 lakh. So revenue has to be recognized on a straight line basis. It has to be deferred for the 2 publication which has to be published in the next year. Okay, so it has to be recognized on a straight line basis, or sale value of item delivered in relation to total sales value of items covered by the subscription. I hope it is clear to everyone. So Praveen Agrawal is saying, what about recognition of revenue by taxman publication for subscription? For example, so Praveen Agrawal ji has booked a 12 monthly tax publication from the taxman. इन्होंने बोला कि मुझे 12 किताबें चाहिए 12 महीने में, और taxman ने इसका पैकेज जो लिया वो लिया 600 रुपए का. So taxman has charged 600 rupees for the 12 monthly publication which has to be delivered to Mr. Praveen Agrawal. 31st मार्च तक सिर्फ टैक्समैन ने 4 पब्लिकेशन डिलीवर किए. So how much revenue has to be recognized? The revenue has to be recognized 600 divided by 12 multiplied by 4. So it means 200 rupees of revenue has to be recognized by taxman. I hope it is okay. Yes, it is pro rata only. Yes, Nikita, you're right. It is 200. So Praveen ji, I hope it is clear to you. Revenue from sale of service. So revenue from sale of service or supply of service like chartered accountant service has to be recognized, okay, either on the completed service method or under the proportionate completion method. Okay. The second condition, same condition which we have learned in sale of goods, that no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration. What does this mean? इसका मतलब ये है, for example, you being a chartered accountant, मोहन जी को एक असाइनमेंट मिला, मोहन बंसल जी को, कि पूरे साल की फीस होगी 10 लाख रुपए और लिस्टेड कंपनी है, आपको 4 ऑडिट करने हैं. सो यू हैव टू परफॉर्म द क्वार्टरली ऑडिट. लिस्टेड कंपनी है. सो मोहन जी ने पहला ऑडिट खत्म किया Q1 का, जून 2020 का, सितंबर 20 का ऑडिट खत्म किया. सो वेदर मिस्टर मोहन बंसल विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू? आंसर इज यस. He will be able to recognize revenue on the basis of percentage of completion method. So while completing the first quarter audit, he can recognize 25% of the revenue. All these big fours are doing like this. While after completing the second quarter of audit, he can recognize revenue to the tune of another 25%. But रवि प्रकाश गुप्ता जी को एक GST का असाइनमेंट मिला
और जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी थी उनको। सो उनको पहले क्वार्टर का असाइनमेंट मिला और कंपनी ने बोला हम आपको 2 लाख रुपए देंगे जीएसटी रिटर्न फाइल करने के। स्टेप्स क्या क्या है? सो ही हैज टू टेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द कंपनी, ही हैज टू एनालाइज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी से लेनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करना है। ऑडिट करना मतलब ये देखना है कि इनपुट सही है या नहीं है, आउटपुट ठीक है या नहीं है। सो ही हैज टू लुक एट ऑल दीज एस्पेक्ट एंड देन ही हैज टू फाइल द रिटर्न। नाउ क्वेश्चन arises whether this 2 lakh rupees of whether this 2 lakh rupees of revenue can be pro rata, can be charged when he took the books of accounts, when he analyzed the books of accounts, when he finalized the input output, and when he finalized the when he will do the he will do the filing of return. So in this case, this return, this revenue of 2 lakh rupees has to be recognized after filing of return. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर रवि प्रकाश गुप्ता जी को इस जीएसटी की रिटर्न फाइल करने में पूरे 3 महीने लग गए और बीच में 31 मार्च आ गया, इनको अपनी बुक्स क्लोज करनी थी, तो क्या ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? आंसर इज नो। ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। व्हाई? बिकॉज द अल्टीमेट आउटपुट इज filing of GST return, and hence the significant act is still outstanding to be performed. So this is known as a completed contract method. Yes, so 2-3 participants have said that filing of return is important to recognize the revenue. Great. So what could be the method we discussed? Percentage of completion method and completed contract method. Okay. So what is the option for measuring stage of completion? So आप percentage of completion के लिए कितना % काम हुआ कैसे मेजर कर सकते हो? For example, अगर आपको कोई रोड कॉन्ट्रैक्ट मिला है, रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है which will be covered under AS7, तो आप उसको मेजर कैसे करोगे? So there are 3 ways of measuring it. अभी मैंने कितनी कॉस्ट इनकर की है वर्सेस मेरी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, so in that terms you can calculate a percentage. या फिर आप एक सर्वेयर को, इंजीनियर को, एक टेक्निकल पर्सन को आप इन्वॉल्व करो, इंगेज करो, एंड ही विल मेजर व्हाट हाउ मच परफॉर्मेंस हैव बीन अचीव्ड। सर्विसेज परफॉर्म टू डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सर्विस टू बी परफॉर्म। आज तक मैंने कितनी सर्विस परफॉर्म की है वर्सेस मुझे टोटल सर्विस कितनी परफॉर्म करनी थी। सो दीज आर द 3 एस्पेक्ट। ऑफ कोर्स थियोरेटिकल एस्पेक्ट अगर मैं बात करूं कंपनीज के केस में जनरली दे विल गो फॉर द टेक्निकल सर्वेयर। So for interest, royalty and dividend, I will not take much of time. Interest को आप कैसे recognize करोगे? It is on the time proportion basis. For example, आपने HDFC बैंक के साथ 1 मार्च को 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट अगर आपने जमा की है 12 महीने के लिए, तो आप इस पे 31 मार्च को 1 महीने का इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे, बाकी 11 महीने का इंटरेस्ट आप नेक्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे। So it is on the basis of time proportion basis. जो लोग इंड एएस पे काम कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि इंड एएस में इट इज नॉट अ टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। आई विल नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, जस्ट आई एम गिविंग अ फ्लेवर दैट दिस इज डिफरेंट इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो कमिंग टू रॉयल्टी, रॉयल्टी आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? रॉयल्टी आप रिकॉग्नाइज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बुक लिखी है और मुझे पर बुक रॉयल्टी मिलनी है, तो जितनी बुक्स 31 मार्च तक सेल होंगी मल्टीप्लाई बाय पर बुक रॉयल्टी विल बी द रेवेन्यू इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, सो इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ अक्रूवल बेसिस। डिविडेंड, आप डिविडेंड कब रिकॉग्नाइज करेंगे? व्हेन द राइट टू रिसीव ऑफ डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। नाउ माय क्वेश्चन इज, ए लिमिटेड एक कंपनी है और A लिमिटेड ने 10,000 शेयर खरीदे हैं B लिमिटेड के। So A लिमिटेड has invested in B लिमिटेड, the quantity is 10,000 shares. Okay, per share B लिमिटेड ने 5 रुपए डिविडेंड देना है। So what is the revenue? 10,000 multiplied by 5. 25 अप्रैल 2021, 25th April 2021 को B लिमिटेड has declared an interim dividend. B लिमिटेड ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है अपनी बोर्ड मीटिंग में 25 अप्रैल को। मुझे बताइए क्या ए लिमिटेड अगर अपनी 30 अप्रैल को बुक्स क्लोज कर रहा है
तो क्या ए लिमिटेड अप्रैल में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाएगा? So Anjali is saying yes, board approves the dividend. Anthony is saying yes, the board has approved the dividend, and yes, you are right. You are right. So in case of interim dividend, the approval does not wait for the shareholder approval. In case of interim dividend, the approval has to happen when board of director has declared the dividend. Okay, so that is why interim dividend के केस में अगर आप पढ़ोगे तो ये लिखा होता है कि the board of director has declared a dividend of rupees so and so. और फाइनल डिविडेंड के केस में ये लिखा होता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज प्रपोज्ड, हैज रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ सो एंड सो व्हिच हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग. सो इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड, जब बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया, डिक्लेयर किया, तभी राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. इन केस ऑफ अ फाइनल डिविडेंड, जब एजीएम में शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तब आपका राइट टू रिसीव ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल बी एस्टैब्लिश्ड. ओके, you are right Praveen ji, you are right Dinesh. Perfect. So what would be the impact on the effect of uncertainties with respect to collection? आपने बिल रेज किया, आपने माल भेजा और 23 मार्च को मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया. और आपको पता है लॉकडाउन डिक्लेयर होने से there is a major impact on the health of the customer. So at the time of raising a claim, there was a significant uncertainty with respect to collection. Now question arises कि revenue recognize करेंगे या नहीं करेंगे? So revenue will not be recognized. You have to postpone the revenue to the extent of uncertainty. You have to recognize the revenue only when ultimate collection is reasonably certain. Second example, subsequent to sale of goods or services. आपने माल बेच दिया, आपने मार्च में माल बेचा, इनवॉइस रेज किया, इनकम बुक कर ली. अप्रैल में आपको पता लगा कि हो सकता है कलेक्शन ना आ पाए. सो अप्रैल में कस्टमर की फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो गई, तो क्या करेंगे? जो 30, अब ऑडिट तो बाद में हो रहा है, प्रवीण अग्रवाल जी तो ऑडिट कर रहे हैं उसका मई में या जून में. एंड प्रवीण अग्रवाल जी सेइंग मुझे आज पता है कि जो 31 मार्च को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया था उसका पैसा नहीं आना मुझे, या डाइसी है, तो व्हाट शुड आई डू? शुड आई कैंसिल द रेवेन्यू व्हिच आई हैव रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 मार्च? आंसर इज नो. भाई साहब, यहाँ पर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने गलती की है अपने फाइनेंशियल्स में कोविड के सिनारियो में. एंड आई एम टेलिंग यू, अगर 31 मार्च तक डाइसी नहीं थी पेमेंट आना और 31 मार्च के बाद इंपैक्ट आया है, सो इन दैट केस यू हैव टू रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. आपको पीएनएल में कॉस्ट साइड में प्रोविजन करना पड़ेगा, आप रेवेन्यू रिवर्स नहीं कर सकते. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट which you should be aware of. And yes, you're right Praveen ji, disclosure should be given in the notes to accounts. You're right. So let me see if there is any query, otherwise I'll move on to the next part. Yes, you all are right. So Praveen ji, this is events occurring after the balance sheet date, and hence this has to be recognized as a provision for doubtful debts, but revenue is not required to be reversed. Okay. So disclosure, what you are required to disclose: circumstances in which revenue recognition has been postponed pending the resolution of significant uncertainties. So I have extracted the annual report of Hindustan Unilever Limited for 2015-16, and let me tell you, the accounting policy is very important. You being a chartered accountant, आपको accounting policy अच्छे से frame करनी है. So these are the part of significant accounting policy. So you have to see which type of revenue has been incurred by the company, which kind of revenue has been recognized by the company, and you have to state the accounting policy in a proper manner. Like in this case, revenue from sale of goods is recognized when all the significant risk and reward of ownership of the goods are transferred to the buyer as per the terms of the contract. The company retains no effective control, okay, and no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration. Sales are recognized net of trade discount, rebate, sales tax.
सो इफ यू सी, जो मैंने आपको 4 कंडीशन बताए वो 4 कंडीशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड की, नो इफेक्टिव कंट्रोल, uncertainty of collection, ultimate collection, income from services rendered is recognized based on the agreement or arrangement with the customer as the service is performed using the proportionate completion method, percentage of completion method, when no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration. ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये कहाँ बताया था? सेल ऑफ सर्विसेज की रिकॉग्निशन कैसे हो? Interest on investment has to be recognized on a time proportion basis. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. अगर आप इस अकाउंटिंग पॉलिसी को देखो, जो कि एक बड़ी कंपनी की हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की है, ये सारा का सारा AS9 की जो पॉलिसी है वो यहाँ पे डाली हुई है। ओके, आई होप दिस इज ओके। ये एक्सिस बैंक की मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सट्रैक्ट की है, सो ऑल्दो इट इज नॉट रेलिवेंट एज ऑफ नाउ, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये जस्ट मैंने पीपीटी में डाला है, एंड आई विल शेयर दिस पीपीटी विद द सोनीपत ब्रांच, डोंट वरी अबाउट दैट। So thank you so much. I have completed accounting standard 9. So I hope I have 50 minutes in hand. So let me share my another PPT. Sarasji, I hope everything is going well. I hope I am clear and loud. Yes, sir. Yes, sir. You are very clear and loud, sir. Okay, thank you. Thank you so much. Just give me a minute. So I am sharing my second PPT. I hope my second PPT is visible on accounting standard 7 construction contracts. I hope this is visible. Can any of you please confirm if it is visible? Then Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir. Visible. Okay, okay. Thanks, thanks. So coming to AS7 on construction contracts, friends, let me tell you, this is the another standard on revenue. Okay. If I talk about this particular standard, so accounting standard 7 construction contract, this standard is applicable on the real estate developer. This standard is applicable on the contractor. ये standard किस पे applicable होता है? Contractor पे applicable होता है. If I talk about DLF, so this standard is applicable. If I talk about Unitech, although Unitech is no more, so this is not a correct example. This standard is applicable on the real estate companies. इस standard के साथ साथ में एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पढ़ो, इंस्टीट्यूट का एक गाइडेंस नोट आया था 2012 में ICAI का, एंड दैट गाइडेंस नोट वाज ऑन गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन. सो आप जब भी ये स्टैंडर्ड पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, आपको इसके साथ साथ गाइडेंस नोट भी पढ़ना होगा, गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन. सो दैट गाइडेंस नोट वाज एप्लीकेबल फॉर द रेवेन्यू in the books of the real estate developer or the contractor, which has to be recognized after 1st April 2012, मतलब 1 अप्रैल 2012 के बाद. और अगर आपको अच्छे से अकाउंटिंग पॉलिसी देखनी की बनानी क्या चाहिए, तो आप DLF की 2015-16 या 16-17 की आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लें. 15-16 की एनुअल रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा. तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल टिप बता दी कि काम कहां से आसान करना है. अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड पे. सो कमिंग टू द ओवरव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम सबने जैसे गोल्डन रूल हम कभी नहीं भूलते. जो 11वीं में गोल्डन रूल पढ़े थे हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हम कभी नहीं भूलते. एम आई राइट सरस जी? गोल्डन रूल तो हम कभी भी नहीं भूलते, जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था या 12वीं में पढ़ा था, 11वीं में पढ़ा था. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट लेसन इन द अकाउंटिंग. सो वैसे ही कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होते हैं, जैसे अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है, प्रूडेंस होता है, कंजर्वेटिज्म होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है. तो ये स्टैंडर्ड आया क्यों था? ये स्टैंडर्ड आया था मैचिंग कॉन्सेप्ट पे, कि आपकी जो रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन होती है, जब आप एक सोसाइटी में एक सोसाइटी में फ्लैट बुक कराते हैं,
आप कुंडली में आप में से बहुत लोगों ने फ्लैट बुक कराए होंगे। कुंडली में जब सोसाइटी मिल बन रही थी, 25 लाख 30 लाख का फ्लैट बन रहा था, तो आप बहुत लोगों ने बुक कराए होंगे। अब आपने पैसा दिया और वो बिल्डर ने 5 साल लगाना है, उसमें 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब बात आती है कि 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बिल्डर ने लैंड भी खरीद रखी है, वो धीरे धीरे काम भी तैयार कर रहा है। उसने आपसे 2 तरीके से पैसा ले लिया, कहता है कि भाई सरस जी अगर आप आज की डेट में पैसा दे दो तो 15% का डिस्काउंट दूंगा। सरस जी के पास पैसे की कमी नहीं थी, उन्होंने फटाफट से दे दिए निकाल के, तो 15% का डिस्काउंट मिल रहा था उनको। तो बात आती है कि पहली बात, अगर मान लो मुझे सारा पैसा आज ही मिल गया है तो मैं क्या करूं? ये प्रोजेक्ट तो 5 साल में डिलीवर होगा, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड तो 5 साल के बाद जाएगा, तो क्या वो सारा का सारा पैसा आज ही रिकॉग्नाइज कर लूं बुक्स में? दूसरा एग्जांपल, पैसा कुछ नहीं आया, कॉस्ट 50 करोड़ की लगा दी मैंने, और 5 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, 5 साल में 5 साल लगेंगे, 5 साल के बाद प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, और खुदा न खास्ता उस बिल्डर की किसी पॉलिटिकल पार्टी से जान पहचान है और 5 साल में इलेक्शन हो गए और पार्टी चेंज हो गई, तो क्या होगा? हो सकता है उसका प्रोजेक्ट रुक जाए। प्रैक्टिकली हम लोगों ने भी देखा है ऐसा। तो बात आती है कि जब हम 5 साल के टेन्योर में जैसे जैसे कॉस्ट इनकर करते जा रहे हैं, तो मुझे रेवेन्यू भी वैसे ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए, या मुझे जो पैसा आ गया तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए? सो ये स्टैंडर्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये स्टैंडर्ड अक्रूवल कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। एंड इट सेज दैट द रेवेन्यू हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट द कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इन अ प्रोजेक्ट। जहां पर आपकी कॉस्ट इनकर हुई है, आपको ये नहीं देखना कि आपको कितना पैसा आया है या कितना पैसा आने वाला है, आपको ये देखना है कि मेरी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, उसी की रेशियो में मैं रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज करता हुआ चलूंगा। और जितना मुझे पता है आपके जो टैक्स स्टैंडर्ड हैं, जो आईसीडीएस हैं, तो आईसीडीएस भी किसकी बात करते हैं? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड की बात करते हैं आईसीडीएस की। मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं अभी बता देता हूं। सो आई एम अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्सन, आई एम नॉट अ टैक्स पर्सन, एंड आई बिलोंग टू द इंडस्ट्री, सो आई एम नॉट अ प्रैक्टिशनर एज वेल। सो कमिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, सो ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है, गाइडेंस नोट क्या कहता है, कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है। ओके, हम इन सब की बात करेंगे। हम बात करेंगे अगर कोई एस्टीमेट में चेंज है तो उसको हम कैसे डील करना है हमें, और उसके बाद हम डिस्क्लोजर की बात करेंगे। तो ये 5-6 आइटम है जिसकी हम बात करेंगे। प्रैक्टिकली हम आपको डीएलएफ की पॉलिसी दिखाएंगे। सो AS7, पहली बात, मोहन बंसल जी ने एक घर बनवाना है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, उन्होंने बोला भाई साहब आपको ये 5 मंजिला इंटीला बनवाना है। तो मुकेश अंबानी जी का जो एंटीलिया है, इनको 5 स्टोरी एंटीलिया बनवाना है। अब बात आती है कि क्या ये स्टैंडर्ड मोहन बंसल जी की बुक्स में एप्लीकेबल होगा या कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में एप्लीकेबल होगा? तो कुछ पार्टिसिपेंट कह रहे हैं मोहन बंसल जी की बुक्स में एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में एप्लीकेबल होगा, कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, बाकी इसमें जो कहानी बताई है, जो मैंने आपको अभी बताया, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, आपको पीरियोडिक रेवेन्यू और कॉस्ट रिकॉग्नाइज करनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जैसे आपका रोड डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ये सारी चीजों की कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेग्राउंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम, ये सारी की सारी एक्टिविटी कहाँ कवर होती है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कवर होती है। इतनी टेक्निकल डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन और एसेट or combination of assets that are closely interrelated, interdependent in terms of design, technology and function for their ultimate purpose or use. इसमें जाने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, we need to understand, and we all know what is the construction contract. Is it okay? Okay, let's move ahead. Construction contract includes construction of a single asset like bridge, building, dam, pipeline, road, ship, tunnel, anything could be a construction contract. Construction of number of assets which are closely interrelated like construction of refineries, complex pieces of plant or equipment, these are the construction activity. Contract for rendering of services
which are directly related to the construction of the asset. आपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलवाया और आर्किटेक्ट भी आपको सर्विसेज दे रहा है, so this is also part of the construction contract. Contract for the destruction or restoration of assets and the restoration of the environment. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कृष्णा गोदावरी बेसिन में गवर्नमेंट ने 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भाई साहब आप 30 साल तक उस वाले सी शोर पे आप सीबेड बनाओ, वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करो और पैसा कमाओ। 30 साल के बाद जब भी आप यहां से जाओगे, आप इस सीबेड को जिस कंडीशन में मैंने आपको दिया था उसी कंडीशन में रीस्टोर करके मुझे वापस देना। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बहुत मेजर कॉस्ट आएगी। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़ेगा हु विल डिसमेंटल, हु विल रीस्टोर, हु विल डिस्ट्रक्ट द एसेट। या फिर अगर मैं बात करूं तो कई बार आप पुरानी बिल्डिंग खरीदते हैं और नई बिल्डिंग बनाते हैं, पुरानी बिल्डिंग खरीदते हैं उसको डेमोलिश करते हैं फिर नई बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसा करते हैं ना आप। तो जो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की कॉस्ट है, उसको डिसमेंटल करने की कॉस्ट है, उसको डिस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। दैट एक्टिविटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सो अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन का बिजनेस करता है तो उसकी बुक्स में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एप्लीकेबल होगा। सो डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। ओके, लेट्स मूव अहेड। क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब सरस भाई को अपना घर बनवाना था, उन्होंने बोला भाई साहब मुझे अपनी एक बिल्डिंग बनवानी है, 10 स्टोरी बिल्डिंग सोनीपत में अलग से दिखनी चाहिए। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उन्होंने पूछा कितने पैसे लोगे, उसने बोला भाई साहब इसके फिक्स प्राइस बताता हूं, इसका फिक्स प्राइस होगा 1 करोड़ रुपया। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला 1 करोड़ रुपया। इज इट अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। या फिर कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि भाई साहब अब ये बताओ कितना स्क्वायर फीट एरिया डेवलप कराना चाहते हो। इन्होंने बोला कि कम से कम 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया की कंस्ट्रक्शन होगी, तो उसने बोला पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आएगी 100 रुपए। तो यहाँ पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट फिक्स है या टोटलिटी में कॉस्ट फिक्स है। सो इस तरीके का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको हम कहेंगे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, भाई साहब ने बोला कि देखो ये जो आप पैसा बोल रहे हो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आप मुझे सही बताओ। तो उसने कहा ठीक है सरस जी, एक काम करो, जो भी कॉस्ट आएगी इसकी, मटेरियल की, लेबर की, या जो भी आइटम आप लगवाना चाहते हो, मान लो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में 5 करोड़ की कॉस्ट आएगी, लेट्स से द कॉस्ट इज 5 करोड़ रुपीज। आप उसके ऊपर मुझे 5% दे देना। कॉस्ट 4 करोड़ आएगी तो 5% दे देना ऊपर, 5 करोड़ आएगी तो 5% दे देना, 2 करोड़ आएगी तो 5% दे देना। मतलब दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपकी कॉस्ट लग रही है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट इनकर कर रहा है, उसके ऊपर वो 5% का मार्जिन मांग रहा है। सो दिस इज नॉन एज अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। सो ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं वैसे, जहां पर एक मिनिमम प्राइस फिक्स किया जाता है और कहा जाता है अगर इससे ऊपर जाएगा काम तो हम क्या करेंगे, जितनी कॉस्ट इनकर होगी उस पर 5% ले लेंगे या 10% ले लेंगे। सो देयर आर हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। So I hope everyone is clear so far. So Umesh ji, railway site development is also covered under accounting standard 7 in my view. Thank you Vishwanathan ji for your confirmation. So I am assuming that everything is clear so far. जब मैं clear बोलता हूं तो मेरे कहने का मतलब अपने दिमाग में clear होना, मतलब ये नहीं कि दिमाग से clear होना। So there are two difference in clarity. One is दिमाग में clear होना, दूसरा दिमाग से clear होना। So it is important to clear in mind. It is not important to clear out of mind. Okay, all clear. That's great. Recognition of contract revenue and expense. So if the outcome can be estimated reliably, आप मेजर कर सकते हैं कि 25% काम खत्म हुआ है या 30% काम खत्म हुआ है। In that case, you have to recognize the revenue. You have to recognize the contract revenue and contract cost by a percentage of completion method. Okay. Recognize immediately any expected loss on the construction contract as an expense. So अगर आप आउटकम को मेजर कर सकते हैं तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाना है। अगर आप आउटकम मेजर नहीं कर सकते, आप मेजर नहीं कर सकते कितना परसेंट काम हुआ है, तो क्या करना है,
तो आपको जितनी आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर हुई है, आपको उसी एक्सटेंट तक आपको रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करना है। जितनी आपने कॉस्ट इनकर करी, उसी एक्सटेंट तक आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अगर आपको लगता है कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सपेक्टेड लॉस है, तो उस एक्सपेक्टेड लॉस को आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है, बिकॉज इट विल बी अ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है। अंडरस्टूड? Thank you, Gopal ji, for your confirmation. Thank you so much. So we can see a illustration quickly on expected loss. On 1st December 2016, Pluto Limited undertook a contract to construct a building for rupees 85 lakhs. On 31st March 2017, the company found that it had already spent rupees 64,99,000 on the construction. The estimate of additional cost for completion was rupees 32,01,000. What amount should be charged to revenue in the final accounts for the year ended 31st March 2017? So इसमें बोला गया कि 1 दिसंबर 2016 को एक कॉन्ट्रैक्ट आया और कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 85 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। 85 लाख रुपीस वाज द रेवेन्यू। ओके, 85 lakh rupees was the revenue and the company has found कि कंपनी ने 85 लाख का रेवेन्यू है, लेकिन 31 मार्च तक कंपनी ने 64,99,000 रुपीस खर्च कर दिए। The estimate of additional cost for completion was 32,01,000 और अभी कितना खर्च होना है? 64,99 प्लस 32,01,000। इसका मतलब टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी वो 97 लाख की आएगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? वो 85 लाख है। इसका मतलब ये 12 लाख रुपए का लॉस तो होगा ही होगा। सो स्टैंडर्ड सेज कि आपका अगर कोई फोर्सिएबल लॉस है, अगर आपका कोई एक्सपेक्टेड लॉस है, उस एक्सपेक्टेड लॉस को आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है। सो आज की डेट में कोविड सिनारियो में अगर आपके कोई रियल एस्टेट क्लाइंट हैं और आपको लगता है कि उनको प्रोजेक्ट में लॉस होगा, लेट्स से अगर बायर कम है और कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर बढ़ गया है, प्राइसेस बढ़ गए हैं मटेरियल के, तो अगर लगता है कि कोई एक्सपेक्टेड लॉस होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको उस एक्सपेक्टेड लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है। आपको रिकमेंड करना है अपने क्लाइंट को, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस एक्सपेक्टेड लॉस अपफ्रंट। ओके, I hope it is clear. So Mr. Kumar, revenue recognized for film making. So the revenue for film making is not a construction activity and hence for film making the revenue has to be recognized. अगर आप बात करोगे धर्मश्री प्रोडक्शन की, तो वो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करता है? So that धर्मश्री प्रोडक्शन has to recognize revenue on the basis of accounting standard 9. So I hope it is clear. So percentage completion method. परसेंटेज कंप्लीशन मेथड का मतलब क्या होता है? सन लिमिटेड कमेंस्ड अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2015. ओके, so Ankit is asking, sir, if it has 4-5 contracts, should it be done for each contract separately? Ankit, yes, but you have to see whether these 4-5 contracts can be combined as a single contract or cannot be combined as a single contract. If it can be combined as a single contract, then you have to see in the combination of all these contract. मतलब अगर ये 4-5 contract का customer एक ही है, so the customer is same, the price has been negotiated as a package and the negotiation has been done at the same time. In that case, the contract can be combined as a single contract. But अगर ये features, ये characteristics met नहीं होती, तो ये contract अलग अलग contract होंगे और इसमें आपको सेपरेटली देखना है कि एक्सपेक्टेड लॉस है या नहीं है। आई होप इट इज क्लियर अंकित। Yes, Ankit, in that case it is a separate contract and you have to see each contract separately. Yeah, you're right, Ankit. So 1st April 15 को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला सन लिमिटेड को, who is the contractor. The fixed contract price agreed was 2 lakh rupees and the price was 2 lakh rupees. The company incurred 81,000 in 2015-16 for 45% of work and received rupees 79,000 as a progress payment from the customer. 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, 81,000 रुपीज की कॉस्ट इनकर हुई और 45% काम कंप्लीट हो गया, 79,000 रुपीज का कैश भी आ गया. The cost incurred in 16-17 was rupees 89,000
टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। और अभी तक 81 की कॉस्ट आई है, फ्यूचर में कॉस्ट कितनी आएगी, 89 की आएगी। सो 81 प्लस 89 कितना हुआ? सो 81 प्लस 89 इज 1,70,000 एंड 1,70,000 का 45% कितना हुआ? सॉरी 1,70,000 की टोटल कॉस्ट है और काम कितना हो गया, 45% हो गया। तो टोटल मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, रेवेन्यू कितना है? तो रेवेन्यू में कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा मैं 2 लाख का 45%, विच इज बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 45% ऑफ द रेवेन्यू। सो 200 सॉरी दिस इज माय this is my 200,000. So 200 multiply by 45%, 90,000. 90,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, 81,000 की मेरी कॉस्ट है, 91,000 का रेवेन्यू, 81,000 की कॉस्ट इनकर की है मैंने, 9,000 का प्रॉफिट हो गया, 90,000 मेरा टोटल यहां पे आ गया। नाउ नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? नेक्स्ट ईयर में रिमेनिंग 55% रिकॉग्नाइज करूंगा, टोटल रिकॉग्नाइज हो गया 90 प्लस 110 का रेवेन्यू। और जो नेक्स्ट ईयर में कॉस्ट आएगी 89 की रिकॉग्नाइज करूंगा, 21 रुपीज विल बी माय नेट प्रॉफिट। ओके, व्हाट विल हैपन विथ जो पैसा मिला है उसका क्या होगा? मैंने कितने का प्राइस रिकॉग्नाइज किया, कितने का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, 90 का, और पैसा कितना मिला है? मुझे पैसा मिला है, लेट मी शो यू द कस्टमर अकाउंट। So I got 79 rupees out of 90 rupees for which I have recognized the revenue. I have received 79 rupees. So my balance will be 11 rupees. So 11 rupees मेरा क्या होगा? 11 rupees is my debtor. Okay, customer account का outstanding balance. Next year ये 11 रुपए उठ के आ जाएगा और 110 rupees का मैं revenue recognize करूंगा. Next year I have to receive 121 rupees. So this 121 rupees I have to receive in the next year. I hope it is clear to everyone. I hope. Guys, let me know if you are okay on this. Yes, even though you have raised invoice from time to time, still you have to apply percentage of completion method. So what is the method for determining stage of completion? We have already discussed 3 methods: cost incurred to total cost, completion of physical proportion of contract work, survey of work performed. For example, आप एक रोड डेवलपर कंपनी हो, आपको 100 किलोमीटर रोड डेवलप करने का काम मिला। सो पहली चीज कि टोटल कॉस्ट उसकी होगी लेट्स से 200 करोड़ की, एंड यू हैव इनकर्ड 50 करोड़, सो यू कैन से दैट आई हैव कंप्लीटेड 25% of work. Second, you will hire an engineer who will say how much of the work has been completed. Third, you can see how much kilometer of the road has been developed. Okay, so these are the 3 methods, 3 techniques by which you can determine the method for determining stage of completion. Okay, so I'm not going on this particular case study because we understood how to apply this percentage of completion method. Coming to the contract revenue, so what will be the contract revenue? Contract revenue means initial amount plus variations plus claims plus incentive plus nothing. So इन 4 चीजों को प्लस करके क्या बनता है contract revenue? I'll explain with the help of an example. So Mr. Saras Jain has engaged a contractor. अब सरस भाई कहेंगे मेरे पीछे ही लग गए, तो कोई बात नहीं, जो चेयरमैन होता है वो सबसे ज्यादा फेमस होता है, तो इसलिए सरस जी मैं बार बार आपका नाम ले रहा हूं। सो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज किया एंड द फिक्स्ड प्राइस वाज 1 करोड़ रुपीस। सो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसका इनिशियल अमाउंट क्या होगा? दैट इज 1 करोड़ रुपीस प्लस वेरिएशन. व्हाट इज मीन बाय वेरिएशन? सो आफ्टर सम टाइम मिस्टर सरस जैन हैज टोल्ड टू द कॉन्ट्रैक्टर दैट आई नीड अ टेरेस गार्डन ऑन माय बिल्डिंग. मुझे इस बिल्डिंग पे टेरेस गार्डन बनवाना है. सो इन दैट केस द अमाउंट विल अंडरगो ए चेंज. मतलब अगर सरस जी कोई भी स्कोप में चेंज करते हैं, सो ड्यू टू चेंज इन द स्कोप द अमाउंट विल ईदर गो अप और डाउन. ओके, सो दिस इज नॉन एज अ वेरिएशन. इफ द स्कोप विल इंक्रीज द कंसिडरेशन विल इंक्रीज, so this is known as a variation. So initial amount plus variation plus claims. What is meant by claim? अब सरस जी ने बोला कि भाई साहब ये जो टाइल्स आप लगाओगे, ये टाइल्स आपको जयपुर से मैं लाके दूंगा. So I'll get these tiles from Jaipur
and you have to install these tiles in my house. So now Saras ji will not be able to took the tiles or deliver the tiles in time. टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था वो एक्सटेंड हो गया. और जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड हो गया तो उस पे जो मशीनरी लगी हुई है कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो लेबर लगी हुई है, तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ गई कॉन्ट्रैक्टर की. सो कॉन्ट्रैक्टर इज चार्जिंग सम क्लेम फ्रॉम मिस्टर सरस जैन. सो दिस इज नॉन एज अ क्लेम. तो अगर कोई क्लेम आने वाला है या कोई क्लेम आएगा तो उसको भी आपको रेवेन्यू में फैक्टर करके चलना पड़ेगा. प्लस इंसेंटिव. अब हिंदुस्तान में अगर मैं बनिया फैमिली की बात करूं, सो वी गाइस आर वेरी मेटिकुलस फॉर डूइंग अ हाउस वार्मिंग एट द टाइम ऑफ दिवाली और धनतेरस. एम आई राइट? हम कहते हैं भाई नए घर का अगर हमें करना है मुहूर्त, तो हमें धनतेरस पे करना है, दिवाली पे करना है या रामनवमी पे करना है. सो मिस्टर सरस जैन told that contractor, if you will deliver the house before Diwali, I'll pay you 2 lakh rupees extra. What is that? That is incentive. That is incentive. या मोदी गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्टर फ्लाईओवर बना रहा है, सो मोदी गवर्नमेंट ने बोला भाई बंगाल में इलेक्शन से पहले मुझे फ्लाईओवर कंप्लीट चाहिए, अगर तुम इसको कंप्लीट करते हो तो हम आपको 10 लाख रुपए का इंसेंटिव देंगे. So in the books of the contractor, this incentive has to be recognized as a part of the revenue. तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में 4 चीजें कौन कौन सी आएंगी? इनिशियल अमाउंट आएगा, वेरिएशन आएगा, क्लेम्स आएगा और इंसेंटिव आएगा. ये 4 चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट बनेंगी. ओके, yes, Anjali, you are right. Penalty is also known as a liquidated damages and it is also part of the cost. Yes, so the variation, claims and incentive has to be part of the contract revenue only when it is only to the extent that it is probable that they will result in revenue. मतलब क्या हुआ, अगर कस्टमर अप्रूव कर दे, जैसे वेरिएशन के केस में मिस्टर सरस जैन एंड कॉन्ट्रैक्टर अगर इसको अप्रूव कर दें आपस में, तभी हम उसका रेवेन्यू लेंगे. या क्लेम के केस में, इंसेंटिव के केस में, जब दोनों आपस में एग्री कर जाएं तभी हम उसका क्लेम या फिर क्लेम, पेनल्टी और लेट्स से इंसेंटिव, इनका रेवेन्यू हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंक्लूड करेंगे. एंड दे आर केपेबल ऑफ बीइंग रिलायबली मेजर्ड. सरस जी ने बोला कि भाई मैं तुम्हें इंसेंटिव अपने दिल से दे दूंगा. जैसे लोग कहते हैं ना, व्हेन आई विल बी हैप्पी आई विल पे यू समथिंग, बट आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समथिंग. सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच हैप्पी आई एम. इफ आई एम मच हैप्पी I can pay much larger. If I'm less happy, I can pay a less amount. So the amount is unknown. It is not reliably measured. In that case, it will not be part of the revenue. It will become part of the revenue when it has actually been received. Okay. I hope it is clear to everyone. So example of contract revenue could be contractor and contractee. Contractor and contractee. Contractor and contractee may agree variations or claims that increase or decrease contract revenue in period subsequent to that in which the contract was initially agreed. Amount of revenue agreed in fixed price contract may result as a result of cost escalation clause. जैसे फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट एस्केलेशन क्लॉजेस होते हैं ना, अगर मटेरियल 5% तक बढ़ा तो मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, अगर मटेरियल की कॉस्ट 10% बढ़ी तो मैं आपसे 10% चार्ज करूंगा. ओके. Amount of contract revenue may decrease. Amount of contract revenue may decrease as a result of penalties arising from delay caused by the contractor in the completion of the contract. So Anjali or 1 or 2 of the participants were asking, sir, penalty का क्या करेंगे? So I hope you guys have got the answer. When a fixed price contract involves a fixed price per unit of output, contract revenue increases as the number of units increased. मतलब अगर फिक्स्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे अगर आपका फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर आपका आउटपुट इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, आउटपुट अगर डिक्रीज होगा तो रेवेन्यू आपका डिक्रीज होगा. सो यू हैव टू मेजर दिस. लेट मी सी if there is any query so far. So I'm trying to cover all the queries also. So at times I will not be able to take the query because I have to complete the session also, but this is not intentional at all. So Gopal is asking escalation clause in contract agreement, how to adjust over period of time. So Gopal ji, this will be treated as a change in estimate. Okay. So whenever it is probable or whenever it is measurable, in that case you have to take it as a part of the contract revenue. Coming to the contract cost, direct cost will be the part of the contract cost. You all know direct cost क्या होती है.
साइट पे लेबर लगी होती है, मटेरियल होता है साइट पे, ब्रिक्स, सैंड, तो सीमेंट, दीज आर द डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, या फिर आप क्या करते हो, मशीन हायर करते हो, क्रेन हायर करते हो, तो उन क्रेन का हायर चार्जेस, आप उनकी रेंटल चार्जेस, दीज आर द डायरेक्ट कॉस्ट। या फिर आपकी खुद की मशीन है और खुद की मशीन को आपने साइट पे लगा रखा है, तो उसका डेप्रीसिएशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट कॉस्ट। अलोकेटेड कॉन्ट्रैक्ट ओवरहेड, आपने एक सुपरवाइजर लगाया हुआ है और वो सुपरवाइजर कुंडली की साइड भी देख रहा है, सोनीपत भी देख रहा है और पानीपत भी देख रहा है, वो अपना 1/3 टाइम देता है तीनों जगह पे, सो दिस इज अ अलोकेटेड कॉन्ट्रैक्ट ओवरहेड कॉस्ट। ओके, स्पेसिफिक कॉस्ट, कोई स्पेसिफिक कॉस्ट है कि सोनीपत में, लेट्स से सोनीपत म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि भाई साहब अगर आप यहाँ साइट लगाओगे तो आपको 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो, so there could be some specific cost also, so this will be part of your contract cost. So costs that relate directly to a specific contract shall include site labor cost, including site supervision, material used in construction, depreciation of plant and equipment, cost of moving plant, equipment and material to and from the contract site, cost of hiring plant and equipment, cost of design and technical assistance, आपने आर्किटेक्ट हायर किया है, इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया है, आपने इंजीनियर हायर किया है, the estimated cost of rectification and guarantee work including expected warranty cost। जैसे बिल्डर कहता है कि जितनी भी मैं जैगुआर की सैनिटरी फिटिंग्स लगा रहा हूं और उसकी 2 साल की वारंटी है, तो अगर कोई एक्सपेक्टेड वारंटी कॉस्ट आने वाली है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट कॉस्ट। क्लेम्स फ्रॉम थर्ड पार्टीज, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ वारंटी कॉस्ट। allocated contract overhead could be insurance cost, could be cost of design and technical assistant, could be construction overheads, तो ये सारे आपके allocated contract overhead का पार्ट होते हैं। बोरोइंग कॉस्ट, आपने पैसा लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और आपने 3 कंस्ट्रक्शन साइट पे पैसा लगा दिया, सो A16 क्या कहता है, यू हैव टू कैपिटलाइज दैट कॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट, सो दिस कॉस्ट कुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द 3 साइट्स। कॉस्ट कैन नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक आपका रियल एस्टेट क्लाइंट है और आप उसकी ऑडिट करते हैं and the audit fee is let's say 10 lakh rupees and the client has a 5 contract, but you cannot say that I have to allocate 2 lakh rupees of audit fee to the every contract, you cannot say that। so जितना बैक ऑफिस स्टाफ का खर्चा होता है, ऑडिट फी का खर्चा होता है, सेलिंग कॉस्ट होती है, जनरल ओवरहेड कॉस्ट होती है, these cost cannot be attributed to a contract। मार्केट सर्वे की कॉस्ट होती है कि मुझे कौन से फ्लैट लॉन्च करने चाहिए, जनता फ्लैट मुझे लॉन्च करने चाहिए, मुझे डुप्लेक्स लॉन्च करना चाहिए, मुझे क्या लॉन्च करना चाहिए, मुझे किस कम्युनिटी को टारगेट करना चाहिए, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी को टारगेट करना चाहिए फ्लैट सेल करने के लिए, उसका एक मार्केट सर्वे कराया और मार्केट सर्वे की कॉस्ट 5 लाख रुपए आई। इज इट अ एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कमिंग टू अ चेंज इन एस्टिमेट, नाउ आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड जब भी लगाते हो, आप एस्टीमेट, एक एस्टीमेट के बेसिस पे लगाते हो और क्यूमुलेटिव बेसिस पे लगाते हो। फॉर एग्जांपल, आज आपने सोचा कि मेरी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 100 रुपए का है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 100 रुपए का है और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट 80 रुपीज की है और मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में पूरे 3 साल लगेंगे। सो माई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज 80 रुपीज, my contract price is 100 rupees। पहले साल में in the first year I have incurred 20 rupees। so what is my percentage of completion? My percentage of completion is 25%, 20 divided by 80। तो मैं रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 25% is 25। so contract revenue 25, contract cost 20, net profit 5 rupees। जब मैं अगले साल आया तो अगले साल मैंने क्या किया, ये जो 80 रुपीज की कॉस्ट है, ये 80 रुपीज की कॉस्ट मेरी बढ़कर 90 रुपीज हो गई। जो मैंने कॉस्ट एस्टिमेट की थी 80 रुपीज, इट बिकम 90 रुपीज। और इस साल मैंने 20 रुपए खर्च किए थे और 25% का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया था, अगले साल मैंने 7 रुपए और खर्च कर दिए, तो मेरा रेवेन्यू अगले साल मैंने 7 रुपए और खर्च किए। आई हैव इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 7 रुपीज। सो व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट व्हिच हैव बीन इनकर्ड? 27 रुपीज। व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? 90 रुपीज। सो 27 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 90 इज 30%। पिछले साल तक मैंने 25% खर्च किया था, इस साल तक मैंने 27 रुपए खर्च किया, विच इज 30%।
तो मैं रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करूंगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 30%, 30 रुपीज का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, टोटल रेवेन्यू। व्हाट इज माय टोटल रेवेन्यू टिल डेट इज 30 रुपीज। पिछले साल में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुका हूं, 25 रुपीज। बैलेंस कितना करूंगा इस साल, 5 रुपीज। आर यू गेटिंग दिस, आर यू गेटिंग दिस? सो 100 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये 30% कहां से आया, लास्ट ईयर तक आई हैव इनकर्ड 20 रुपीज, this year I have incurred 7 rupees. Okay, now the total estimated cost have been increased, so 27 divided by 90 at the end of second year will give you 30%. So 100 multiply by 30% is 30 rupees of contract revenue. इस 30 रुपीज में से 25 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका हूं, तो 5 रुपए में इस साल क्या रिकॉग्नाइज करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। और कॉस्ट कितनी रिकॉग्नाइज करूंगा, 7 रुपीज की। तो इस साल मुझे लॉस कितना होगा, 2 रुपए का, 5 minus 7. Last year I had a profit of 5 rupees. This year I had a loss of 2 rupees. So net दोनों साल अगर मिला दिया जाए तो मेरे पास 3 रुपए का प्रॉफिट है, which is 30 minus 27. Is it okay? Suchendra is asking, very good thing, very good example. Sir, what happens if the cost will increase to 120? 100 रुपए का मेरा कॉस्ट है, 100 रुपए का मेरा रेवेन्यू है, एस्टिमेटेड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 रुपए है, और 120 रुपए की मेरी कॉस्ट हो गई 80 की जगह। इमीडिएटली आई हैव टू रिकॉग्नाइज 20 रुपीज एज माय कॉस्ट, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 20 रुपीज। तो इस साल में मैं रिकॉग्नाइज कितना करूंगा, 7 रुपीज की एक्चुअल कॉस्ट प्लस 20 रुपीज का जो मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है। तो इस साल में मेरी जो लॉस आएगा 27 रुपीज का आएगा, कॉस्ट 27 की आएगी, रेवेन्यू आएगा 5 रुपए का, 22 रुपीज विल बी the loss in this particular year. I hope you got your answer, Suchendra. So Mr. Vinayak is asking, why can't we measure how much contract has been completed physically? So technically speaking, there are 3 methods for calculating percentage of completion method. One is cost incurred, the second one is on the basis of survey, the third one is actual completion. So you can assume any of the method, you can apply any of the method. So coming to the disclosure, amount of contract revenue recognized for the period, methods used to determine the contract revenue, methods used to determine the stage of completion of contract, ये सारी चीजें आपको disclose करनी है। I'll not go for the disclosure because disclosure are something जो आप accounting standard से देखकर या फिर दूसरी annual report को देखकर भी आप यूज कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। रवि प्रकाश गुप्ता जी का एक क्लाइंट है रियल एस्टेट में, पहला साल। सो पहले साल में टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो गुप्ता जी ने पूछा कि भाई साहब अब ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, उसने बताया 200 करोड़ की कॉस्ट है। तो पहले साल में उसने जो खर्च किया, उसने जो कॉस्ट इनकर करी वो करी लेट्स से 20 करोड़ की, और जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सपोज 250 करोड़ का है। आर यू गेटिंग मी? द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज 200 करोड़, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 250 करोड़, and the client or the developer or the contractor has incurred 20 crore rupees of cost. तो कितने परसेंट हो गया, 10% हो गया, 20 डिवाइड बाय 200 10% हो गया। तो इसमें मैं रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? सरस भाई आपके हिसाब से रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए मुझे? अगर 10% की मैंने कॉस्ट इनकर की है और टोटल जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 250 करोड़ का है, 10% मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? 250 का 10%, अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई कर रहा हूं तो 25 करोड़। बाकी जनता क्या राय, जनता की राय देखते हैं क्या है। ओके, सो एवरीवन इज सेइंग 25 करोड़, क्योंकि सर आपने 10% का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताया, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10% जो 20 करोड़ आया है वो मेरा P&L में कॉस्ट आ गई, 25 करोड़ का रेवेन्यू आ गया, तो 5 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। द आंसर इज रॉन्ग, आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक गाइडेंस नोट आया ऑन अकाउंटिंग ऑफ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, और उसने क्या बोला, उसने कहा भाई साहब आप AS7 तो अप्लाई करोगे, पर AS7 अप्लाई करते हुए आप 4 कंडीशन और देखोगे। पहली कंडीशन, अगर आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो इन द फर्स्ट ईयर एटलीस्ट 25% ऑफ द कॉस्ट वुड हैव बीन इनकर्ड, कम से कम 25% कॉस्ट इनकर हो जानी चाहिए।
मतलब अगर जब तक 25% काम ना हो जाए, मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, अगर 25% काम ना हो जाए तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, तब तक आप उसको क्या करोगे, आप उसको वर्क इन प्रोग्रेस दिखाओगे, आप इन्वेंट्री दिखाओगे। तो पहली कंडीशन 25% काम हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन 25% माल बिक जाना चाहिए। 25% माल बिक जाना चाहिए मींस एटलीस्ट 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड एज अ सेल एग्रीमेंट। मतलब अगर कोई बिल्डर 100 फ्लैट बेच रहा है तो 25 फ्लैट की बुकिंग आ जानी चाहिए। तीसरी कंडीशन 10% पैसा आ जाना चाहिए। प्लीज राइट डाउन दिस कंडीशन, क्योंकि ये आपको एएस में नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी गाइडेंस नोट में, और आपको इन दोनों चीजों को क्लब करके पढ़ना है। अगर आपने एक भी छोड़ दिया देन यू हैव नॉन कंप्लाइंट। The application of accounting standard as well as guidance note, and guidance note is mandatory on the member of the ICI. तीसरी कंडीशन 10% पैसा आ जाना चाहिए। चौथी कंडीशन जितनी भी इंपॉर्टेंट अप्रूवल हैं वो सारी की सारी अप्रूवल आ जानी चाहिए। ये सारी कंडीशन क्यों लगाई गई, ये सारी कंडीशन इसलिए लगाई गई क्योंकि हो सकता है आपने पहले कॉस्ट इनकर कर ली पर आपका कोई माल बिका ही नहीं, हो सकता है बाद में माल ना बिके, हो सकता है अप्रूवल ना आए, तो इन दैट केस आप अगर पहले ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे, प्रोबेबली यू विल एंड अप पेइंग अ मैट ऑन दैट। हो सकता है आप उस पर मैट पे करो, हो सकता है आप उस पर टैक्स पे करो, जबकि फ्यूचर में आपके रेवेन्यू की कोई सर्टेनिटी नहीं है। So hence the guidance note on real estate transaction has given you 4 points as a trigger. One, all the approval would have been received. Second, 25% of the cost would have been incurred. Third, 25% of the inventory would have been sold. Sold, I mean to say, contract have been entered. Fourth, 10% of the money has been collected at least. अगर ये चार कंडीशन है और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 याद है तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप इनको कर सकते हो, आप उस पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। प्रवीण जी, these all 4 conditions are cumulative. Yes, you are right Chandni, you are right Anjali. Understood? ये मैं आपको डीएलएफ की एनुअल रिपोर्ट दिखा रहा हूँ 2015-16 की, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार पढ़ें, इन 4 कंडीशंस को। क्या ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है? I hope you guys are able to see this extract from DLF. So revenue from constructed properties for all project commenced on or after April 1st 2012, मैंने आपको बताया था ये गाइडेंस नोट 2012 में आया था, where the revenue is recognized for the first time on or after the above date is recognized in accordance with the revised guidance note issued by the ICAI on accounting for real estate transaction. As per this guidance note, the revenue has been recognized on the percentage of completion method, and on the percentage of actual project cost incurred thereon to the total estimated cost. तो इसने दो चीजें बताई कि आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाना है, और वो निकालोगे कैसे, कितनी कॉस्ट लगी है डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कितनी। और क्या बताया, रिक्वायर्ड, ये 4 कंडीशन भी हो जानी चाहिए फुलफिल। रिक्वायर्ड क्रिटिकल अप्रूवल, एटलीस्ट 25% ऑफ द कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड, एटलीस्ट 25% ऑफ द सेलेबल एरिया हैज बीन सोल्ड, एटलीस्ट 10% ऑफ द रेवेन्यू हैज बीन रियलाइज्ड। I hope this is okay. I hope you guys are okay on this. Okay. So I have completed AS7 also. So now I have 5 minutes in hand. So I'll quickly sum up AS10. So AS10 में जो एक important aspect है वो मैं बताना चाहता हूँ। Generally क्या गलतियां होती हैं मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है उसका नाम बदल चुका है। इट इज नॉट अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, इट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंस्टीट्यूट का, नॉट इंस्टीट्यूट, एमसीए का एक नोटिफिकेशन आया था ऑन 30 मार्च 2016, 30 मार्च 2016 को नोटिफिकेशन आया था, और उस 30 मार्च 2016 के नोटिफिकेशन में 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंड हुए थे। तो उन 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वाज अमेंडेड, AS10 पूरा ही बदल गया, और AS10 का जो नाम था वो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स हुआ करता था। सो नाउ इट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो मैंने बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी देखी जहां आज भी हम कह रहे हैं AS10 इज अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, इट इज नो मोर अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड, इट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और आज भी जब हम FRRB में बात करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड में, जब हम फाइनेंशियल्स देखते हैं कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के XBRL के थ्रू,
तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि आज भी वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर सेइंग डेप्रिसिएशन हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर AS6 खत्म हो चुका है। 30 मार्च 2016 को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, वो खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है। नाउ देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स व्हिच इज AS10 अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको बताना चाहूंगा। एक एग्जांपल लेता हूं। पहले हम क्या करते थे, मान लीजिए आपकी मशीनरी है, आपका एक क्लाइंट है और क्लाइंट के 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है फिक्स्ड एसेट्स का, 100 करोड़ का मशीनरी का पोर्टफोलियो है, बिल्डिंग का पोर्टफोलियो है। क्लाइंट ने रीवैल्यूएशन मॉडल, सबको पता है कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल वी ऑल नो, हमें सबको पता है रीवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है। सो AS10 कहता है कि एंड ऑफ द ईयर पे आप रिपोर्टिंग डेट पे कॉस्ट मॉडल भी अप्लाई कर सकते हो, रीवैल्यूएशन मॉडल भी अप्लाई कर सकते हो। रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब होता है अपने एसेट को रीवैल्यू करना, उसको फेयर वैल्यू पे लेके आना। पहले क्या होता था कि 100 करोड़ के एसेट है, आपने उसको रीवैल्यू किया 120 करोड़ पे, मतलब 20 करोड़ रुपए वैल्यू बढ़ गई। तो आप एंट्री क्या डालते थे, फिक्स एसेट को डेबिट करते थे और क्रेडिट करते थे रीवैल्यूएशन सरप्लस को। यही होता था ना, रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करते थे जो कि आपके रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनता था। और आप क्या करते थे, मैं मानता हूं 10 साल की लाइफ है, 100 करोड़ पे अगर 10% का डेप्रिसिएशन 10 करोड़ है, 120 करोड़ पे कितना होगा, 12 करोड़ होगा। इफ 10% depreciation is there, so 10 crore means 100 multiplied by 10%, so 120 multiplied by 10% is 12 crore। तो इस रीवैल्यूएशन के होने से आपका डेप्रिसिएशन कितना बढ़ गया, 10 से 12 हो गया ना, 2 करोड़ रुपए पे बढ़ गया। तो सर पहले हुआ करता था एक गाइडेंस नोट ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ये गाइडेंस नोट नवंबर 2016 में दिवाली की सफाई में इंस्टीट्यूट ने भी साफ कर दिया। नवंबर 2016 में वो गाइडेंस नोट खत्म हो गया। अब आज की डेट में मैंने प्रैक्टिकली कुछ बैलेंस शीट देखी हैं जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की डेट में भी क्या कर रहे हैं, जो 2 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन है वो सीधा रिवैल्यूएशन सरप्लस से चार्ज कर रहे हैं, 10 करोड़ का डेप्रिसिएशन P&L में दिखा रहे हैं और रीवैल्यूड पोर्शन पे जो डेप्रिसिएशन है उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस से चार्ज कर रहे हैं। वो गलत ट्रीटमेंट है। AS10 बदल चुका है 30 मार्च 2016 से, which was applicable from 1 अप्रैल 2016। तो आज की डेट में आपको क्या करना है, आपको खर्चा 12 करोड़ का दिखाना है। आपके P&L में जो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आएगा दैट इज 12 करोड़, दैट इज नॉट 10 करोड़। इज इट ओके? ये बात समझ में आई आपको? और इस पे हमने एज अ FRRB में देखा है, इस पे बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे ऑडिटर गलत कर रहे हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं। सो नाउ the entire depreciation on revalued portion has to be debited in profit and loss account. तो टाइम कम है, मैंने completely AS7 और AS9 कवर किया, so I have given 1 hour and 25 minutes. So now I have to conclude my session. So thank you very much, and I would be happy to take the queries if there is any query. So now I would like to hand over my mic to Mr. Saraj Jain or any member of the managing committee of Sonipat branch. So thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, Alok ji, and really thank you for sharing your expert knowledge on this. I hope each and every member enjoyed it a lot and learned a lot from you. And it is really great presentation. So Suchindra ji want to ask a question. So I think we can unmute Suchindra ji. Mohan Bansal sir also want to ask the question. Mohan sir, Excuse me. can you hear us? आलोक जी, Yes sir, बोलिए सर। सर मैं SOR पे जानना चाहता हूँ। So what is SOR? Can you please elaborate? सेल और रिटर्न बिजनेस में हमने सेल और रिटर्न Okay. सेल और रिटर्न बेसिस पे 100 करोड़ रुपए का धंधा किया साल में। मेरे पास कलेक्शन 50 करोड़ रुपए की आती है, तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन 100 करोड़ का करूं या 50 करोड़ का? सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन में सबसे पहली चीज कि कलेक्शन मैटर नहीं करती, रेवेन्यू हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, पहली बात जी। अब बात आती है कि आपको रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है, तो सेल और रिटर्न बेसिस में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज, या तो कस्टमर उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दे, मतलब जैसे आपने मुझे माल बेचा एंड आई कैन कम्युनिकेट यू कि हाँ मुझे ये चीज पसंद आ गई है, मतलब ये चीज मैं रख रहा हूँ, आई हैव अप्रूव्ड दिस कॉन्ट्रैक्ट, या तो अप्रूवल हो जाए कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए। मान लीजिए कि 100 करोड़ का आपने धंधा किया पूरे साल में,
और जी। 20 करोड़ का अमाउंट ऐसा है जो 31 मार्च के बाद भी अगर कस्टमर चाहे तो रिटर्न कर सकता है। जैसे मैंने सरस जी के केस में सोनी टीवी का एग्जांपल लिया था कि 6 जी, अप्रैल समझ तक की गए। डेट थी। तो जी, उस केस में क्या होगा, आप जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे वो 80 करोड़ का करोगे, 20 करोड़ का आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे अगर ये रिटर्न बेसिस पे है। लेकिन पैसे आपको 50 करोड़ के आए हैं तो 30 करोड़ का क्या होगा, 30 करोड़ का आपको डेटर दिखेगा। बट सर इसमें सेल रिटर्न का कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो बेचेगा तो पैसा देगा, मतलब अगर वो नहीं इनडेफिनिट बेच तो सर इनडेफिनिट नहीं हो सकता। अगर वो अगर नहीं बेच इनडेफिनिट, पाता तो मतलब कभी भी वापसी कर सकता है। इन दैट केस यू हैव टू टेक अ एजम्पशन। आप उस केस में ओके, एजम्पशन ले सकते हो कि मैं जितना भी माल बेचता हूँ 10% मेरा वापस आ जाता है, 90% वापस नहीं आता, जी जी, क्योंकि आप ठीक उसको है। रेवेन्यू को इंडेफिनिट तक नहीं कैरी कर सकते ना। जी जी, थैंक यू अलोक जी। Hi, sir. Yeah, Chairman, Suchindra ji, you wanted Yeah. to ask one question. Yes. Sir, Alok, sir. Yeah. Sir, in the revenue recognition of a contract, second year, if my total cost exceeds from 8 Can you crore, please speak little louder because I'm not able to hear you properly. yeah. In the second year, if my total estimation cost goes to 120, then how to compute my percentage of completion? I need to do the cost incurred divided by total estimated, right? In the total estimated, I should either take 80 or 120. So for the total estimated cost you have to take 120, and जो 100 और 120 के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 रुपये आपको उसी ईयर में एज अ लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बुक करना पड़ेगा। Okay. Cost incurred divided by 120 I need to take in second year for computing this percentage of completion, right, sir? Yeah, right. Okay, thank you. So anyone else? So thank you, Sanchit Jain. Sanchit Jain is sir. saying, sir, 10 years Sir, back, thank you I remember sir. Praveen Sharma class. Thank you to Thank you, you. sir. You have accepted my request, personally request, sir. It's really a great honor to me. Sir, it's my pleasure to serve at least NCR. So I think Great, Sonipat sir. branch is so this is my first time when I am, speaking with Sonipat branch. Sir, great, sir. Great. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. And My pleasure. I would also like to thanks all the members who joined. So, and also want to make a request that we are having the same session tomorrow with CA Praveen Tulsianji on, and this session will start from tomorrow 11 a.m. So you can also join that session, and would request all the members here available here to join that session. I would also like to request all the Sonipat members who are joined the session that they should also join the fitness session, which we have organized this for a month. So this is for all the members. So each and every member can join and enjoy, reap the benefits of fitness. I am posting the link on the group itself. We have this PPT. Hello, sir. Yeah. I'll share this PPT with the Sonipat branch. Sure, sir. We'll share with each and every person.